29 जुलाई 2008 को दो बच्चों की मां सूजन पावेल ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने अपने घर के कीमती सामानों को दस्तावेज किया, सिर्फ इस डर से कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए। This is me, July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. यह वीडियो उनके वकील की सलाह पर बनाया गया था, जो इस बात से चिंतित थे कि सूजन के पति जॉश उनके कीमती सामानों को बेचने की कोशिश कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में सूजन और जॉश की शादी में काफ़ी तनाव था। वीडियो में सूजन ने बताया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। This is all stuff bought in a year or less through Home Depot on my credit. Josh bought a lot of stuff and then he had to bankrupt it. And then he bought a little bit more on my credit. There's a nice lamp. These are things to roll wood with. And I had necklaces too. I don't know where those are. I just got in a rage, as you can see, and broke this. There's studs and pearls and opals in there. Broke this and threw all my DVDs and made a mess. Because he was angry at me about a year or two back. सूजन तलाक के लिए एक वकील से सलाह भी ले रही थीं, लेकिन फिर भी वे दोनों एक साथ रह रहे थे। फिर लगभग 1.5 साल बाद 6 दिसंबर 2009 की सुबह सूजन अपने दोनों बेटों के साथ चर्च गईं। इसके बाद एक पड़ोसी उनसे मिलने आया और शाम 5 बजे के करीब उनके घर से चला गया। उस रात जॉश अपने दोनों बेटों चार्ली और ब्रेडन पावेल को एक कैंपिंग ट्रिप पर ले गया, और वह भी आधी रात को ज़बरदस्त ठंड और बर्फीले तूफान के बीच पोनी एक्सप्रेस ट्रेल के एक कैंप साइट पर। जॉश का कहना था कि सूजन बहुत थकी हुई थी, इसलिए वह घर पर ही रह गई। लेकिन अगली सुबह जब उनके बच्चे डेकेयर नहीं पहुंचे तो सूजन के परिवार और दोस्तों ने उसे गुमशुदा घोषित कर दिया। जब जॉश कैंपिंग ट्रिप से लौटकर आया तो उसने बताया कि जब वह घर से निकला था तब उसकी पत्नी सो रही थी और उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। पुलिस ने सूजन और जॉश के घर की तलाशी ली, लेकिन वहां किसी तरह की हिंसा के कोई निशान नहीं मिले। हालांकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला और अजीब होता चला गया। सूजन की बैंक में रखी सेफ डिपॉजिट बॉक्स की तलाशी लेने पर पुलिस को एक हस्तलिखित वसीयत मिली, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जॉश ने हाल ही में उन पर $1 मिलियन का लाइफ इंश्योरेंस लिया है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा, अगर मेरी मौत होती है तो यह कोई हादसा नहीं होगा। सूजन के गायब होने के 10 दिन बाद यह भी पता चला कि जॉश ने अपने रिटायरमेंट फंड से पैसे निकालने के लिए आवेदन किया था। इसके बावजूद पुलिस के पास इतने सबूत होने के बाद भी जॉश पावेल को कभी भी औपचारिक रूप से सूजन के लापता होने का आरोपी नहीं ठहराया गया। पुलिस ने दोनों बच्चों से भी पूछताछ की, लेकिन उनकी उम्र बहुत कम होने की वजह से वे सही तरीके से बयान नहीं दे पाए। हालांकि बच्चों ने यह जरूर बताया कि उनके पिता ने सूजन को उसी रात अपने साथ कैंपिंग ट्रिप पर ले गए थे। हालांकि बच्चों ने कुछ ऐसी बातें भी कहीं जो काफी अविश्वसनीय थीं, जैसे कि वे लोग कैंप साइट पर हवाई जहाज से गए थे। इस वजह से उनके बयान अदालत में उपयोग नहीं किए जा सके। इसके कुछ ही समय बाद जॉश अपने बेटों के साथ वॉशिंगटन चला गया, लेकिन पुलिस को लगने लगा कि बच्चों का अपने पिता के साथ रहना सुरक्षित नहीं है, और आखिरकार जॉश से उनके बच्चों की कस्टडी छीन ली गई। अब जो हुआ वह बहुत भयानक था। 5 फरवरी 2012 को जॉश के घर एक स्टेट कैस वर्कर उनके दोनों बेटों को लाने गया। यह एक सुपरवाइज्ड विजिट थी, लेकिन जैसे ही बच्चे घर के अंदर गए, जॉश ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से ताला लगा लिया। इसके बाद उसने घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसमें उसने खुद के साथ साथ अपने दोनों बच्चों की भी जान ले ली। अगर जॉश का व्यवहार पहले से ही संदेहास्पद था, तो 2012 की इस घटना ने यह साफ कर दिया कि वह सूजन के लापता होने के लिए जिम्मेदार था। इस घटना के बाद पुलिस ने जॉश के पिता और भाई की भी जांच शुरू की, क्योंकि उन्हें शक था कि वे इस मामले में कुछ जानते थे। पुलिस को पक्के सबूत मिले कि जॉश के भाई माइकल ने उसके साथ मिलकर सूजन के शव को छुपाने में मदद की थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस पर कोई कार्रवाई कर पाती,
माइकल ने 2000 तरह में खुद अपनी जान ले ली। इस मामले को 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हाल ही में सूजन के पिता ने वॉशिंगटन सरकार के खिलाफ एक मुकदमा जीता और लगभग $100 मिलियन का मुआवजा मिला, क्योंकि राज्य उनके नाती पोतों को सुरक्षित रखने में नाकाम रहा था। उन्होंने इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा घरेलू हिंसा से पीड़ित लोगों की मदद करने वाली चैरिटी को दान कर दिया। आज भी सूजन के गृहनगर पुयल्लुप, वॉशिंगटन में हर साल लोग उसकी याद में इकट्ठा होते हैं और उसे श्रद्धांजलि देते हैं। उसका आखिरी वीडियो, जिसमें वह अपने घर की संपत्तियों को गिनवा रही थी, अब और भी डरावना लगता है। उसमें सूजन ने कहा था, मैं यह रिकॉर्ड कर रही हूँ बस इसीलिए कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए। लगता है उसे पहले से ही अंदाज़ा था कि उसका पति कुछ बहुत भयानक कर सकता है। इन सालों में कई लोगों ने संभावित ठिकानों के बारे में सूचना दी है जहां सूजन के शव को दफनाया गया हो सकता है। पुलिस ने यूटा की कई पुरानी खदानों और अन्य वीरान जगहों की तलाशी ली, लेकिन हर सुराग झूठा साबित हुआ। अब ऐसा लगता है कि सूजन के अवशेष कभी भी नहीं मिल पाएंगे। एम्बर टुकार्रो एक 20 वर्षीय कनेडियन फर्स्ट नेशंस महिला थीं, जो फोर्ट मकमरे, अल्बर्टा की रहने वाली थीं। अगस्त 2012 में वह अल्बर्टा से एडमंटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई और अपने 1 साल का बेटे और एक महिला दोस्त के साथ एक होटल में ठहरी। रात में वह इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हो गईं और अकेले ही शहर जाने के लिए हिचहाइकिंग करने का फैसला किया। इसके बाद से एम्बर को कभी भी देखा गया। जब अगली सुबह एम्बर होटल नहीं लौटी तो उनकी दोस्त ने उनकी मां को फ़ोन किया, जिन्होंने तुरंत रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP से संपर्क किया। जल्द ही एम्बर को लापता व्यक्ति घोषित कर दिया गया। पुलिस ने एम्बर के फ़ोन रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि जब वह एक अनजान व्यक्ति के साथ थीं, तब उन्हें एक फ़ोन कॉल आया था। इस कॉल की रिकॉर्डिंग काफ़ी परेशान करने वाली थी, क्योंकि यही वह आखिरी बार था जब उसकी आवाज़ सुना गया था। Where are we by? We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north of Beaumont. Yo, where are we going? Just No, this is a... Are you f***ing kidding me? You better not taking me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Jeez. Yo, we're not going into the city, are we? We're going No, we're not. Yes. Then where are these roads going to? to 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street? 50th Street. East, right? Over down. Bravo. Down. रिकॉर्डिंग में एक पुरुष ड्राइवर एम्बर को यह भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वे वहीं जा रहे हैं जहां वह जाना चाहती हैं, लेकिन एम्बर को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था और वह स्पष्ट रूप से परेशान दिख रही थी। 28 अगस्त को पुलिस ने इस फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग को पब्लिक कर दिया, लेकिन उन्होंने एम्बर के लापता होने की जांच आधिकारिक रूप से 1 महीने बाद शुरू की। दुर्भाग्यवश जब एम्बर की मां ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच करने के लिए कहा, तो उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया और कहा कि एम्बर शायद पार्टी करने गई होगी और जल्द ही वापस आ जाएगी। दुखद रूप से 1 सितंबर 2012 को रिकॉर्डिंग जारी होने के ठीक 4 दिन बाद एम्बर के शरीर के अवशेष लेड्यूक काउंटी के एक गांव इलाके में घुड़सवारी करने वाले कुछ लोगों द्वारा पाए गए। इस मामले में सबसे निराशाजनक बात यह थी कि कैनेडियन पुलिस ने एम्बर के लापता होने को बहुत ही गैर पेशेवर तरीके से संभाला। केवल 1 महीने की खोजबीन के बाद एम्बर का नाम लापता व्यक्तियों की सूची से हटा दिया गया, क्योंकि पुलिस को एडमंटन में कुछ गुमनाम और सस्पिशियस लोगों के देखे जाने की सूचना मिली थी। एम्बर की मां को उनकी बेटी का नाम दोबारा सूची में शामिल करवाने के लिए 1 महीना संघर्ष करना पड़ा। जब तक पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया, तब तक एम्बर का होटल से बरामद किया गया सामान, जिसे सबूत के रूप में उपयोग किया जा सकता था, गलती से नष्ट कर दिया गया था। सालों बाद कुछ महिलाओं ने सामने आकर दावा किया कि वे उस आदमी की पहचान जानती हैं जो फ़ोन रिकॉर्डिंग में था, और सभी ने एक ही व्यक्ति पर आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने उस व्यक्ति की जांच करने के बाद उसे संदिग्ध नहीं माना। कुछ साल पहले एक और व्यक्ति ने दावा किया कि फ़ोन रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाला आदमी उसका पिता था, एक अमेरिकी नागरिक जो कनाडा में अवैध रूप से रह रहा था
और ग्रेटर एडमंटन एरिया के एक खेत में रहता था। अगर इस व्यक्ति की गवाही सच मानी जाए तो उसके पिता हाल के वर्षों में कई अन्य लापता लोगों और रहस्यमयी मौतों के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग की सबसे डरावनी बात यह है कि उसमें उस आदमी की आवाज़ में साफ साफ झूठ और छल दिखाई देता है। जब एम्बर पूछती हैं कि क्या वे सचमुच में शहर की ओर जा रहे हैं तो वह बेहद फेक आवाज़ में जवाब देता है, एब्सोल्युटली। कई लोग मानते हैं कि पुलिस की गैर जिम्मेदाराना और बायस जांच का कारण इंडिजिनस मूल निवासी महिलाओं के प्रति भेदभाव था। उम्मीद है कि एक दिन हमें यह पता चल सकेगा कि एम्बर टुकारो के साथ उस रात क्या हुआ था, लेकिन फिलहाल यह मामला रहस्यमयी और परेशान करने वाला बना हुआ है। 2014 के अंत में एक यूट्यूबर जिसका नाम केनी वी था और जो स्नेक बिट मगी के नाम से कमेंट करता था, उसने एक वीडियो एरिया 51 टेक्नीशियन का बेटा गुप्त वैकल्पिक ऊर्जा का खुलासा करता है पर एक चौंकाने वाला कमेंट किया। उसने लिखा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक लंबी दूरी तक पैदल चलने वाला व्यक्ति हूँ। एक बार जब मैं नेलिस एयरफोर्स बेस के पास एक ट्रैकिंग ट्रिप पर था तो मैंने एक छुपी हुई गुफा देखी। उसका एंट्री डोर एकदम एम अक्षर के आकार का था। मैं हर गुफा में प्रवेश करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस गुफा के अंदर जाने लगा मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। जैसे जैसे मैं प्रवेश द्वार के करीब पहुंचा कंपन और तेज होता गया। अचानक मुझे बहुत डर लगने लगा और मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। यह मेरे जीवन की सबसे अजीब घटनाओं में से एक थी। गायब होने से पहले की घटनाएं केनी की इस टिप्पणी ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। कुछ ने उसे झूठा कहा, जबकि कई लोगों ने उसे दोबारा उस गुफा की तलाश करने और इसका सबूत रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो में कमेंट किया। 18 अक्टूबर 2014 को केनी ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वह नेवाडा के रेगिस्तान में दोबारा उस गुफा को खोजने की कोशिश करता है। Well, here I am on my hike up here in the mountains north of Las Vegas. This is a canyon I just walked up in. Now you can't tell, but my truck is way out there by the mountains at the very end of this valley. वीडियो की शुरुआत में वह एक पुराने खदान शाफ्ट के ऊपर खड़ा होकर अपने कठिन सफर के बारे में बताता है। पूरे दिन वह रेगिस्तान में घूमते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता है, लेकिन वह गुफा नहीं मिलती। There's some interesting stuff coming up here. See those? Look at that. Kind of right there. That's kind of cool. All right, I'm going to turn it off and then I'll turn it back on here. Look at that. That's pretty cool right there. Huh. All right, off with the camera. उसकी इस असफलता के बाद कई दर्शकों ने उसे झूठा करार दिया और उसे तीसरी बार गुफा खोजने के लिए उकसाने लगे। इसी बीच ली किलमिस्टर नाम के एक यूजर ने उसे एक डरावनी चेतावनी दी, नहीं, वहां मत जाओ। अगर तुमने गुफा का एंट्री डोर फिर से पाया तो अंदर मत जाना, तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। गायब होने की घटना 10 नवंबर 2014 को केनी ने अपने परिवार को बताया कि वह एक रात के लिए ट्रैकिंग पर जा रहा है और अकेले ही तीसरी बार गुफा खोजने निकल पड़ा, लेकिन यह उसकी आखिरी यात्रा साबित हुई। इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। 22 नवंबर 2014 यानी 12 दिन बाद खोज और बचाव दल को केनी का मोबाइल फ़ोन उसी पुराने खदान शाफ्ट के ऊपर मिला जिसे उसने अपने वीडियो में दिखाया था, लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला और मामला ठंडा पड़ गया था। साजिश की थ्योरीज। इस रहस्यमय गुमशुदगी के बाद कई राय सामने आए। कुछ लोगों का मानना था कि वह खदान के शाफ्ट में गिर गया। कुछ ने कहा कि रेगिस्तान की गर्मी और पानी की कमी से उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने साजिश के पहलू पर भी चर्चा की। क्या उसने कोई अपराध देख लिया था और उसे चुप करा दिया गया? कुछ ने यह भी कहा कि उसने किसी गुप्त आर्मी बेस का पता लगा लिया था और सरकार ने उसे गायब कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड की गवाही। कुछ महीनों बाद शेरोन पिलग्रिम नाम की एक महिला जिसने खुद को केनी की गर्लफ्रेंड बताया, सेरेन ने एक कमेंट लिखी, केनी अब तक नहीं मिला है और मुझे लगता है कि वह शायद कभी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि यह कोई दुर्घटना थी। वह लंबे समय से अवसाद से जूझ रहा था, लेकिन उसने कभी दवा नहीं ली और न ही डॉक्टर से सलाह ली। उसने अपनी नौकरी भी 1 साल पहले छोड़ दी थी। मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर अपना मोबाइल फ़ोन खदान के पास छोड़ा
ताकि उसे ट्रैक न किया जा सके। उसने अपना कैमरा भी इस ट्रैकिंग पर नहीं लिया, जिससे यह साफ था कि वह कुछ भी रिकॉर्ड करने के इरादे से नहीं गया था। शेरोन की बातों से यह संकेत मिलता है कि केनी ने खुद अपनी जान ली, लेकिन क्योंकि उसकी लाश अब तक नहीं मिली, यह केस आज भी अनसुलझा बना हुआ है। इस बीच कई यूट्यूबर्स ने उसी इलाके में कुछ एम आकार की गुफाएं खोजी हैं। हाल ही में उनमें से एक के बाहर एक डेंजरस एरिया नो एंट्री का बोर्ड भी लगाया गया है। तो भले ही केनी ने अपनी जान खुद ली हो या किसी साजिश का शिकार हुआ हो, एम केव की रहस्यमय कहानी अभी भी अनुत्तरित सवालों से घिरी हुई है। 8 सितंबर 2015 को माउंटेन व्यू मिनेसोटा के एक व्यक्ति टिम ने पुलिस से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उनका दोस्त 32 वर्षीय हेनरी मकेब, जो एक लाइबेरियाई इमिग्रेंट और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में एक ऑडिटर था, लापता हो गया है। टिम के बयान के अनुसार हेनरी उस दिन पहले इमैनुअल नामक एक दोस्त द्वारा आयोजित बारबेक्यू पार्टी में था और रात 11 बजे के आसपास एक नाइट क्लब जाने के लिए निकला था। जब पुलिस ने उन दो परिचितों से पूछताछ की जो हेनरी के साथ क्लब में गए थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह मामला काफी जटिल है। स्प्रिंग लेक में स्थित नाइट क्लब में उस रात हेनरी के साथ मौजूद दो दोस्तों के अनुसार हेनरी ने काफी ज्यादा शराब पी थी और क्लब छोड़ने के बाद लगभग रात के 2 बजे उसने विलियम नामक अपने एक दोस्त से उसे पास के एक पेट्रोल पंप गैस स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहा। विलियम को यह अजीब लगा कि हेनरी ने उसे अपने घर छोड़ने के बजाय एक गैस स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहा। विलियम के द्वारा छोड़ने के बाद हेनरी ने लगभग 2 बजे अपनी पत्नी को फोन किया। उनकी पत्नी के अनुसार हेनरी कॉल के दौरान बहुत अजीब तरह से बात कर रहे थे और बातचीत के अंत में उन्होंने हेनरी के एक दोस्त को फोन करके उससे हेनरी को लेने जाने के लिए कहा। हालांकि वह दोस्त कॉल नहीं उठा पाया, लेकिन हेनरी और उनकी पत्नी के बीच हुई बातचीत के अंतिम 2 मिनट उस दोस्त के वॉइसमेल में रिकॉर्ड हो गए। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में ज़्यादातर अस्पष्ट आवाज़ें हैं और इसमें चीखने, कराहने और अजीब तरह की आवाज़ों का मिक्स है, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में क्या हो रहा था। यह आवाज़ें किसी ऐसे व्यक्ति की लगती हैं जो किसी हमले का शिकार हो रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से यह कहना मुश्किल है। उसी रात हेनरी के एक अन्य परिचित ने भी उसे फ़ोन किया और बाद में पुलिस को बताया कि कॉल के दौरान ऐसा लगा जैसे हेनरी किसी से झगड़ रहा हो। अजीब बात यह भी थी कि करीन मकेब, जो हेनरी की पत्नी थीं, उन्होंने पुलिस से पूछताछ के दौरान बार बार कहा कि उन्हें यकीन है कि हेनरी जिंदा है, जबकि उनके पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। इस भयावह वॉइसमेल के रिकॉर्ड होने के तुरंत बाद हेनरी के फ़ोन रिकॉर्ड से पता चला कि उसने टेक्सास के एक नंबर पर कॉल किया था, जिसे उसने उसी दिन 20 से ज़्यादा बार कॉल किया था। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पता चला कि वह अब चालू नहीं था। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह कॉल खुद हेनरी ने की थी या किसी और ने, लेकिन उनकी गुमशुदगी के बाद भी कई दिनों तक हेनरी के फ़ोन से उसी नंबर पर कॉल किए गए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला और पेचीदा होता गया। संदेहास्पद रूप से पुलिस को विलियम की लाल कार का कोई फुटेज उस गैस स्टेशन के पास नहीं मिला जहां उसने दावा किया था कि उसने हेनरी को छोड़ा था। जैसा कि पुलिस ने उस रात के सभी एंगल्स से फुटेज खंगाले थे। बाद में विलियम ने अपना बयान बदल दिया और कहा कि उसने हेनरी को किसी दूसरे गैस स्टेशन पर छोड़ा था, जो पहले वाले से कुछ मील दूर था। इसके अलावा एक गुप्त FBI इन्फॉर्मेंट ने खुलासा किया कि हेनरी की गुमशुदगी के बाद जब तलाशी अभियान चल रहा था तो इमैनुअल, जिसने बारबेक्यू पार्टी दी थी, और 3 अन्य लोग अक्सर खोज दल से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर आपस में संदेहास्पद बातचीत कर रहे थे। हालांकि यह कभी साबित नहीं हो पाया कि उनका हेनरी के गायब होने से कोई संबंध था या नहीं। 2 अक्टूबर को
यानी हेनरी के लापता होने के लगभग 1 महीने बाद न्यू ब्राइटन पुलिस विभाग को एक अज्ञात पत्र मिला। पत्र में लिखा था, हेनरी मैककेब, उनका शव पानी के पास आंशिक रूप से दफन है। खोजी कुत्तों की आवश्यकता है। एक गवाह जिसने दफन होते देखा डरी हुई है। वह एक युवती है, उसे सामने आने के लिए कहें। वह गुमनाम रह सकती है, उसे सुरक्षा दी जाएगी। 2 नवंबर को पुलिस ने हेनरी की लाश रश लेक में पाई, जो उस स्थान से कुछ मील दूर थी जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। अजीब बात यह थी कि हेनरी के शरीर पर किसी भी तरह के हमले या हत्या के निशान नहीं मिले, जबकि अज्ञात पत्र में लिखा था कि उसे किसी ने दफनाया था। भले ही उसके शरीर पर कोई स्पष्ट हिंसा के निशान नहीं थे, लेकिन यह संभव है कि उसे जबरदस्ती डुबो दिया गया हो, उसने खुद अपनी जान ले ली हो, या फिर उस रात कुछ और रहस्यमय हुआ हो। जो भी हुआ हो, यह एक बेहद अजीब मामला है जिसका शायद कभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाएगा। 2013 की गर्मियों में टेक्सास का 26 साल का एक ऑनियल वर्कर ब्रैंडन लॉसन काम से घर लौटा और अपनी लंबे समय से चली आ रही गर्लफ्रेंड से झगड़ने लगा। पिछले कुछ दिनों से उनके बीच तनाव बढ़ गया था, क्योंकि ब्रैंडन लगातार मंडे टू संडे तक काम कर रहा था और उनके 2 बच्चों में से सबसे छोटा सिर्फ कुछ महीनों का था। इसके अलावा ब्रैंडन हाल ही में नशे की लत में फिर से फंस गया था, जिससे उनके रिश्ते में और तनाव आ गया था। यह साफ नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया या फिर वह खुद चला गया, लेकिन 1 घंटे तक झगड़ा करने के बाद ब्रैंडन अपनी सिल्वर फोर्ड F-150 में बैठा और 8 अगस्त को रात 12 बजे अपने सैन एंजेलो स्थित घर से निकल गया। इसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया। अगले कुछ घंटों में जो अजीब घटनाएं घटीं, उन्होंने इस मामले को दशक की सबसे रहस्यमय और डरावनी गायब होने वाली घटनाओं में बदल दिया। घर से निकलने के लगभग आधे घंटे बाद ब्रैंडन ने अपने भाई काइल को फोन करके बताया कि वह ब्रून से कुछ मील दक्षिण में हाईवे के बीच कहीं फंसा हुआ है और उसकी गाड़ी में गैस खत्म हो गई है। काइल, जो अपने भाई के घर से सिर्फ 1 मील दूर रहता था, तुरंत वहां से एक गैस कैन लेकर निकला और ब्रैंडन के बताए स्थान की ओर जाने लगा। लेकिन चीजें ब्रैंडन के लिए योजना के अनुसार नहीं चली और कुछ ही मिनट बाद रात 12:50 को उसने 911 पर एक डरावनी कॉल की। 911 emergency. Yes, I'm in the middle of the field. The state just pushed some guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. You got to take it to the woods. Please hurry. Okay, now run that by me. I'm not talking to him. I actually ran into him. Ah, you ran into him. Okay. Got the first guy. Do you need an ambulance? Yeah, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Hello? 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 यह कॉल रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, इसे समझना मुश्किल था। कई लोगों का मानना है कि इसमें गोलियों की आवाज़ और अन्य लोगों की बातचीत सुनी जा सकती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या कहा गया था और उस समय वहाँ क्या हो रहा था। ब्रैंडन की 911 कॉल के 8 मिनट बाद एक अन्य ड्राइवर ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि एक सिल्वर F-150 हाईवे पर खतरनाक तरीके से खड़ी है, जिसकी पीछे की तरफ का हिस्सा सड़क के दूसरे लेन में निकल रहा था। ब्रैंडन ने 911 पर कॉल करने के बाद भी अपने भाई काइल से फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जारी रखा। हालांकि ये कॉल रिकॉर्ड नहीं हुए थे, लेकिन काइल के अनुसार ब्रैंडन बहुत डरा हुआ और बेचैन लग रहा था और बार बार कह रहा था कि उसे मोहल्ले के मैक्सिकन्स ने शहर से बाहर खदेड़ दिया है। जब काइल ने उससे पूछा कि क्या वह फिर से ड्रग्स का नशे कर रहा है, तो ब्रैंडन ने तुरंत इससे इनकार कर दिया। रात 1 बजे काइल उस स्थान पर पहुंचा जहां ब्रैंडन की ट्रक खड़ी थी, लेकिन ब्रैंडन वहां नहीं था। कुछ मिनट बाद ब्रैंडन ने फिर से काइल को फ़ोन किया और कुछ डरावनी बातें कहीं, जैसे मैं तुम्हें और वहां पहुंचे पुलिस वाले को देख सकता हूं, मैं खून से लथपथ हूं, जल्दी आओ। लेकिन हैरानी की बात थी कि वह कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अगले कुछ मिनटों तक काइल उसे कॉल करता रहा, लेकिन हर बार सीधा वॉइसमेल पर चला जाता। जब ब्रैंडन नहीं मिला तो पुलिस ने आधिकारिक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें हेलीकॉप्टर, थर्मल कैमरे, खोजी कुत्ते और एक बड़ा सर्च ग्रुप शामिल था। लेकिन ब्रैंडन का कोई सुराग नहीं मिला। बाद में यह पता चला कि ब्रैंडन ने अपनी गुमशुदगी की रात अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे, जिससे कुछ लोगों को यह शक हुआ कि शायद उसने जानबूझकर खुद को गायब कर लिया। हालांकि
उसकी 911 कॉल और उसके भाई को किए गए घबराहट भरे कॉल से यह भी संभावना जताई गई कि वह किसी आपराधिक गतिविधि, शायद कार्टेल से जुड़ी हिंसा या फिर किसी हमले का शिकार हुआ हो। फरवरी 2022 में ब्रैंडन के परिवार के कुछ सदस्यों और दोस्तों ने खुद एक छोटे सर्च ऑपरेशन में उस जगह की तलाशी ली जहां वह लापता हुआ था। वहां उन्हें कुछ जूते और कपड़े मिले जो ब्रैंडन ने गायब होने वाली रात पहने थे। इसके बाद पुलिस ने उसी क्षेत्र में कुछ मानव अवशेष खोजे। हालांकि डीएनए टेस्टिंग के लिए अवशेष भेजे गए थे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी यह पुष्टि नहीं हो सकी कि वे अवशेष वास्तव में ब्रैंडन के थे या नहीं। ब्रैंडन के परिवार को अभी भी एक ठोस जवाब मिलने की उम्मीद है, जिससे उन्हें इस रहस्यमयी घटना का कुछ संतोषजनक हल मिल सके। जब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आता, यह मामला हालिया वर्षों की सबसे डरावनी गुमशुदगी की घटनाओं में से एक बना रहेगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।